नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. And let's start and understand section 3 of the BNSS. Section 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन रेफरेंस को बोलते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं, देखिए पहले अच्छा लगेगा आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अर्थ लगाना, अर्थ निकालना। देखिए क्या है, पढ़ते हैं इसको। सेक्शन 3 है ये आपका BNSS का, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, इंपॉर्टेंट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, let's start. This is sub clause 1. Unless the context otherwise requires any reference in any law to a magistrate without any qualifying words. क्या है ये? Any reference in any law to a magistrate without qualifying any words, magistrate of the first class or a magistrate of second class shall be construed. तो basically ये जो sub clause है, this is dealing, इसका देखो हमने क्या पढ़ा था, अर्थ लगाना, है ना, अर्थ लगाना। इस बेसिकली डील कर रहे हैं ये जो दो वर्ड्स हैं। अगर कहीं लिखा हो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखा हो, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास लिखा हो, शैल बी कंस्ट्रूड, इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? इन रिलेशन टू एनी एरिया, कि अर्थ क्या निकाला जाएगा? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि कॉन्टेक्स्ट में अन्यथा नहीं दिया गया हो, एनी रेफरेंस टू ए मजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स। अगर कोई क्वालिफाइंग वर्ड्स वहां पे नहीं लिखा हुआ है और वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी क्वालिफाइंग क्या लिखा हो, मान लीजिए वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं लिखा हुआ है। देखिए मजिस्ट्रेट आप आगे पढ़ेंगे तो देयर कैन बी ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देयर कैन बी ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सब एसडीएम भी क्या होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में होते हैं, वो है ना। यहां पर क्या है, कह रहे हैं कि अगर कहीं पर ये ऐसा लिखा हो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखा हो और मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास लिखा हो और कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड्स नहीं हो, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स लिखा हो, तो दैट शैल बी कंस्ट्रूड, उसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? एज ए रेफरेंस टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, एज द केस में बी। इट मींस अगर मजिस्ट्रेट, ओनली मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, सी ऐसे समझते हैं इसको। देखिए ये सिचुएशन, तीन सिचुएशन हो सकती हैं। मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, executive magistrate. In these cases, magistrate, we have used the word qualified word. Here they have used the word judicial. Here they have used the word executive. But यहाँ पर magistrate लिखा हुआ है, इसके आगे कोई भी qualifying word नहीं लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास लिखा है तो सेकंड क्लास लिखा है तो उसकी बात हो गई अलग, उनको छोड़ दीजिए। क्वालिफाइंग वर्ड्स यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? इसकी बात करें, इससे जो डील कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं उसको माना जाएगा ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, उसका अर्थ ये निकाला जाएगा। अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, देखिए कैसे, ये देखिए, एनी रेफरेंस इन एनी लॉ, इन एनी लॉ की बात कर रहे हैं टू ए मजिस्ट्रेट, कि ये दैट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द BNSS की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? बात समझ आ रही है? यहां पर एनी रेफरेंस हेयर इन नहीं लिखा है, इन्होंने क्या लिखा? इन एनी लॉ लिखा है। क्योंकि ये जो CRPC है या BNSS है, दिस इज द जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑल द क्रिमिनल लॉ, सब्सटेंटिव लॉज। तो वेयर एवर दे आर यूजिंग द वर्ड मैजिस्ट्रेट, इट मीन्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बोलो हाँ है ना। मान लीजिए अगर लिखा होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो फिर वो अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट में आ गया कि यहां पर अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होगा। तो यहां पर एनी लॉ का मतलब ये है कि दिस कंस्ट्रक्शन, ये जो सेक्शन का जो एप्लीकेशन है, दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द BNSS. This subclause may be applied in any law where the word magistrate is being used. प्लीज लेट मी नो इतनी सी बात समझ में आई है नहीं आई आपको, जल्दी से बताइए। अब समझते हैं आगे क्या है भैया।
वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता। अब समझिए किसकी बात कर रहे हैं हम, वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता, इस संहिता के अतिरिक्त किसी विधि के अंतर्गत द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय ए मजिस्ट्रेट रिलेट टू। अब हम क्या देख रहे हैं, एक भाई साहब मजिस्ट्रेट हैं, चलिए साहब, ही इज डूइंग सम फंक्शंस, वो कुछ कार्य को निष्पादन कर रहे हैं, और किस लॉ के अंतर्गत कर रहे हैं, एनी लॉ अदर देन द संहिता। तब क्या होगा, तब ये होगा विच इन्वॉल्व द एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। जब हम एविडेंस का मूल्यांकन करेंगे, एविडेंस को यानी कि एविडेंस को हिंदी में बोलते हैं साक्ष्य, साक्ष्य का मूल्यांकन करना, साक्ष्य को छानना, और द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन, या कोई डिसीजन देंगे हम, और उस डिसीजन केस पे क्या हो रहा होगा, विच एक्सपोजेज एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट, पेनल्टी और डिटेंशन इन कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इन ट्रायल और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ए ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट। यानी कि अगर सपोज, ये क्या सिचुएशन है इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए मैडम रिया इज ए मजिस्ट्रेट, राइट, एंड नाउ शी इज फंक्शनिंग एज पर द पावर्स अंडर एनी लॉ। इनके नाम क्या लिखा है, मजिस्ट्रेट, ऐसे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। अब आपको समझना है कि भाई ये कौन से मजिस्ट्रेट है। अब इनका काम देखो, फिर ये काम क्या कर रहे हैं, ये काम अगर क्या कर रहे हैं कि ये एविडेंस को इनको एप्रिशिएट करना पड़ता है, इनको क्या करना पड़ता है, कोई डिसीजन देना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ठीक है। और उसके बाद में इनके डिसीजन कौन से कैसे आते हैं कि किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिल सकता है, पेनल्टी मिल सकती है, उसको कस्टडी में भेज सकते हैं, ऐसे डिसीजन है ये। और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, या इनके डिसीजन के आधार पर किसी व्यक्ति को ट्रायल के लिए फॉरवर्ड किया जा सकता है, राइट। जैसे कि जो सेशन ट्रायल वाले केसेस होते हैं उसमें पहले फॉरवर्डिंग मजिस्ट्रेट करता है, उसको बोलते हैं कमिटल प्रोसीडिंग्स। अब मैंने बोल दिया, जो शायद पहली बार पढ़ रहेंगे उनको मैं समझा देता हूं। देखिए, जैसे कि जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, अपराध होते हैं, उनको हमने कैटेगराइज करा है। आपने देखा कि सम्मन केसेस होते हैं, है ना, सम्मन केसेस होते हैं, वारंट केसेस होते हैं। वारंट केसेस को भी हम लोग फिर क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उसमें एक कैटेगरी आती है सेशन ट्रायल केसेस, जो मोस्ट सीनियस ऑफेंसेस होते हैं उनको हम सेशन ट्रायल में लेके जाते हैं। कैसे होता है ये, तो आपका जो बेसिकली अपॉइंटमेंट होगा वो होगा एज अ सिविल जज, पूरा लिख देता हूं मैं, सिविल जज। अब सिविल जज हो गए आप अपने नाम के आगे लगा लीजिए सब लोग। फिर आपको स्पेशल पावर के द्वारा आपको पावर दी जाती है मजिस्ट्रेट की। जब आप मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं, ये अभी पढ़ेंगे भी आएगा, सेक्शन में भी आएगा आगे, तब आप देखेंगे क्रिमिनल केसेस को। इनकी फिर हायरार्की है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर इन्हीं में सीनियर बन जाते हैं ACJM और CJM बन जाते हैं। इन्हीं की फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं आप असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और फिर सेशन जज। ये हायरार्की है क्रिमिनल साइड में। तो जो सीनियर मोस्ट कौन सा हो गया, ADJ और सेशन जज एक ही उसमें कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सीनियर जज हैं तो इनको हीनियस ऑफेंसेस का ट्रायल करने का कहा जाता है कि भाई हीनियस जो ऑफेंसेस, मर्डर ट्रायल हुआ, रेप ट्रायल्स हुए, सीनियर जज के पास जाएंगे। तो जब इनके पास केस को जाता है तो डायरेक्ट फाइलिंग वहां नहीं होती है। कैसे केस आगे बढ़ता है मैं समझाता हूं। देखिए, आपको पहले FIR होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसकी एक पुलिस रिपोर्ट बनेगी, ये कहां सबमिट होगी, मजिस्ट्रेट के पास होगी। मजिस्ट्रेट जो पहला काम करता है, ही टेक्स कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि यहां पर द मजिस्ट्रेट अप्लाई जुडिशियल माइंड वेदर टू प्रोसीड विद द केस और नॉट। जो पुलिस रिपोर्ट बना के लाई है, हमारा बेवकूफ तो नहीं बना रही है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी है रखी नहीं हो रखी, विद इन द टाइम लिमिट आया या नहीं आया, वो सारे टेक्निकल पॉइंट्स और मेरिट पर केस को देखा जाएगा। और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यस इट हैज सम सब्सटेंस, ही विल टेक द कॉग्निजेंस एंड ही विल समन द अक्यूज्ड। उसे कहते हैं प्रोसेस इश्यू हो गया। अब यहां के बाद में फिर एक कंप्लायंस होती है पेपर सप्लाई या डॉक्यूमेंट सप्लाई, ज्यादा अच्छा बढ़ रहेगा, डॉक्यूमेंट्स।
मीन्स एक्यूज को बुला करके उसको पूरे की पूरी चार्जशीट की कॉपी उसको दे दी जाएगी। देखो लुक मिस्टर, दिस इज द एलिगेशन ऑफ द पुलिस, ए केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू एंड द पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड दैट केस, दे हैव कलेक्टेड एविडेंस एंड दिस इज द कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स जो पुलिस ने आपके खिलाफ दिए हैं, आप सो दैट पुलिस जो एक्यूज है वो अपना डिफेंस तैयार कर पाए हो। इसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो रही है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने डिफेंस को तैयार कर पाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दुनिया रंग बिरंगी है, जो आदमी कह रहा है जरूरी नहीं वही सच्चाई हो, झूठे आरोप भी बहुत लगते हैं, इंसान किन किन हदों को पार कर जाता है किसी का कुछ अंदाजा नहीं चलता पता शेट में। तो एक्यूज्ड को तब तक हम लोग वी विल प्रिज्यूम हिम इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड, तो इसीलिए उसको ये मौका दिया जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए आपको, इन डॉक्यूमेंट्स को आप जांच पर रख लो और यही इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपके खिलाफ केस चलेगा, इसमें ना कुछ प्लस होगा ना माइनस होगा। तो डॉक्यूमेंट दे दिए गए। उसके बाद में यहां पर अब है कि अब देखेंगे कि जो मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि अगर वो सेशन ट्रायल है, केस हीनियस ऑफेंसेस का है, तो मजिस्ट्रेट फिर उस केस को रेफर कर देता है सेशन कोर्ट को। तो सेंडिंग दैट केस टू द सेशन कोर्ट उसको बोलते हैं कमिटल प्रोसीडिंग्स। क्या बोलते हैं? कमिटल प्रोसीडिंग्स। और अगर उसको लगता है कि नहीं ये मेरे ही लेवल का केस है, देन ही कीप्स दैट केस विद हिम और देन ही प्रोसीड्स विद द केस। तो वेदर इट इज द केस ऑफ सेशन ट्रायल और इट इज द केस ऑफ वारंट ट्रायल और समन ट्रायल, इतना प्रोसेस कॉमन रहेगा, कॉग्निजेंस लेना, डॉक्यूमेंटेशन सप्लाई करना। तो जो डिसीजन लिया जा रहा है, अब यहां पर जो डिसीजन ले रहा है मजिस्ट्रेट, वो ही सेंडिंग द केस फॉर ट्रायल टू द सेशन जज। बात समझ आ रही है आपको? नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 3 में हम पढ़ रहे थे, ये लाइन पढ़िए, और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट। आर यू गेटिंग पॉइंट? वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति, कोई मजिस्ट्रेट ऐसा डिसीजन ले रहा है जिसके आधार पर उस व्यक्ति को ट्रायल फेस करने के लिए किसी कोर्ट में भेजा जाता है, अगर आप ये डिसीजंस ले रहे हैं जो आपके सामने है, ठीक, बी एक्सरसाइज बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तब ये जो फंक्शंस हैं कौन करेगा? सारे ऐसे फंक्शंस वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, क्योंकि ये सारे फंक्शंस कैसे थे? ही वाज एक्टिंग एज ए जज, एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस, इंपोजिंग पेनल्टी, सेंडिंग टू कस्टडी, या फिर कमिटल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं आप, किसी को ट्रायल के लिए आगे भेज रहे हैं, जैसा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, मैंने बताया आपको, सेशन ट्रायल में भेजता है आगे वो। प्लीज लेट मी नो इतनी बात समझ में आई नहीं आपको, जल्दी से बताइए। हम किसकी बात कर रहे हैं? दोबारा पढ़ाता हूं, देखिए कंफ्यूजन रह जाए आपको। ये है आपका सेक्शन 3 क्लॉज 2। हम कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? देखिए जो बीएनएसएस में है अंडर दिस संहिता है, वो तो क्लैरिटी है ही है कि कौन कौन से काम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा, कौन कौन से काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। दैट हैज बीन गिवन in very precise manner in this Sanhita. This clause 2 of section 3 is talking about the under any law other than this Sanhita, कि इस BNS से अतिरिक्त किसी अन्य विधि में अगर कोई मजिस्ट्रेट, उसके फंक्शंस देखे जाएंगे कि क्या काम करना है, कौन से काम होने, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होना है, डिसीजन लिया जाना है, कौन कौन से डिसीजन जिसके बेस पर पनिशमेंट दिया जा सकता हो, पेनल्टी डाली जा सकती है उस पर, राइट, इसको किसी कोर्ट के लिए फॉरवर्ड किया जा सकता हो, तो भाई इस काम को तो एक ही आदमी कर सकता है, वो कौन होगा? ही शुड बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। बात समझ आ रही है अभी? तो नाउ यू आर फाइंडिंग द सुटेबल मजिस्ट्रेट एज पर द फंक्शंस। जहां पर कहीं डाउट हो रहा हो, जहां पर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है आपको, मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है मान लीजिए कहीं, हम क्या करते हैं, वो शब्द क्या है, ये आप भूलेंगे नहीं। ए हेडिंग देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, निर्देशों का अर्थ लगाना। कुछ रेफरेंसेस हैं, जैसे कहीं मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, अब इसका आपको अर्थ लगाना पड़ रहा है, तो अर्थ कैसे निकालेंगे इसका आप समझे? तो जब तक कॉन्टेक्स्ट में अदरवाइज नहीं दिया गया हो, तो अगर केवल मजिस्ट्रेट लिखा हो तो अब क्या करेंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहेंगे उसको। बात साफ हो गई?
दूसरा क्या हो गया, बीएनएस से अतिरिक्त किसी लॉ में क्या हुआ, फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी कौन से फंक्शन, मजिस्ट्रेट विल डू सो, मजिस्ट्रेट विल अप्रिशिएट द एविडेंस। अब आपको अर्थ लगाना है मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है यहां पर, तो आप पढ़ेंगे। अच्छा ये जो मजिस्ट्रेट है कौन कौन से काम करेगा बताओ। अच्छा कि ये एविडेंस को देखेगा, एविडेंस की इवेलुएट करेगा, ये पनिशमेंट देगा, डिसीजन देगा, तो फिर ये क्या होना चाहिए, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। तो वहां से आपने अर्थ निकाला। आपने, आप एक हॉस्पिटल में गए, सभी लोग लगभग एक जैसी यूनिफॉर्म में है ना, सब ये कौन है, ये हेल्थ वर्कर्स हैं। अब कर लो पता डॉक्टर कौन सा है, सर्जन कौन सा, फिजिशियन कौन सा है, और नर्स कौन सी है, ऑल आर हेल्थ वर्कर्स। फिर आप पूछेंगे हाँ भी तुम क्या करते हो, जी मैं जी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। वार्ड बॉय। आप क्या करती हैं कि जी मैं ब्लड प्रेशर नोट कर लेती हूँ, ऐसे ये करती हूँ, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं, नहीं 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 नहीं, नर्स। बात समझ में आ गई। तो फिर आप फंक्शन के हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं, कौन वार्ड बॉय होगा, कौन नर्स होगी, कौन फिजिशियन होगा, इस तरीके से। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट वर्ड की बात कर रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं अगर आप, और वो भी किसी अदर लॉ में निकाल रहे हैं, अदर देन द बीएनएस की बात कर रहे हैं। उसमें क्या देखा जाएगा कि फंक्शंस कौन कौन से हैं। अगर ये फंक्शंस हैं, ये हो गए एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो सबका सामने लिखा है इसको पढ़ चुका हूं, देन सच फंक्शंस shall be exercised by a judicial magistrate। I believe अब आपको इस एग्जाम्पल के बाद में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है। सेक्शन की हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि हमें कुछ शब्दों का अर्थ निकालना है, मेनली मजिस्ट्रेट का, उसकी वर्ड की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेशन क्या होगा। सेकंड पर आ जाइए, फंक्शंस विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर, जैसे ग्रांटिंग ए लाइसेंस, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ए लाइसेंस, सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन, विड्रॉइंग फ्रॉम ए प्रोसिक्यूशन, दे शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय सब्जेक्ट टू क्लॉज ए एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बोलो हाँ है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं जो एग्जीक्यूटिव नेचर के हैं, वो सारे फंक्शंस कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारे लिए क्या, हमें इतनी गाथा से मतलब है नहीं, मेंस में हमसे पूछेगा नहीं, पूछेगा कहां पर, प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि ए मजिस्ट्रेट ग्रांटिंग ए लाइसेंस, ए मजिस्ट्रेट सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन मे बी ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इस तरीके से होगा वो। तो इन सारे कार्यों को अच्छी तरीके से टेबल बना के लिख लीजिए कि अगर कोई, खासकर कहां पर ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये कार्य कौन करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। लेकिन मैं इसको समझा देता हूं ये है क्या भला। सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन क्या होता है, एनीवन जानते हो, सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन समझते हैं, एनीवन ऑनलाइन नहीं है। देखिए क्या होता है, सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन का मतलब है प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति। जैसे पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध अगर कोई अपराध है, आप कह रहे हैं कि साहब ही इज द पुलिस पर्सन और इसने मेरे साथ ये बदतमीजी की ड्यूरिंग ऑफिस, ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड। तो ऐसे ही नहीं कि एफआईआर हो जाएगी, उस पर केस चल जाएगा। यू विल हैव टू सीक सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट अनुमति नहीं देगी उस सरकारी अफसर के विरुद्ध आप केस नहीं चला पाएंगे, प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन का मतलब है प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति देना, परमिशन देना। फिर पूरी एफआईआर, उसकी फाइल जाती है गवर्नमेंट के पास, होम डिपार्टमेंट में जाती है, होम डिपार्टमेंट उसको एसेस करता है कि इस ऑफिसर के विरुद्ध जो एलिगेशंस आए हैं उसमें कोई सब्सटेंस है या नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना भी जरूरी है। अदरवाइज हर एक आदमी कंप्लेंट मार देगा, बेचारा केस भुगतता रहेगा हर बार, नहीं। इसलिए तो सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि अगर प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति मांगी जाए तो वो अनुमति देने की पावर। एक है विड्रॉइंग ए प्रोसिक्यूशन। मान लीजिए छत्रेश भाई साहब ने इलेक्शन में घोषणा कर दी है ना कि मैं अगर पावर में आया तो जितने भी पत्थरबाज हैं, जितने भी पत्थरबाजों पर केस लिया गया है, उन सभी केसेस को हम लोग वापस ले लेंगे। इसे कहते हैं विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन।
कि जो क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करना, क्या हो गया, विड्रॉइंग फ्रॉम ए प्रोसिक्यूशन। तो आपकी सीआरपीसी में प्रोविजन था ये 321 में था। अब देख लेते हैं कहां पर मिलेगा ये। तो एक प्रोविजन है कि सरकार चाहे तो कि किसी क्रिमिनल केस को विड्रॉ कर सकती है, उसे कहते हैं विड्रॉइंग फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो विड्रॉइंग प्रोसिक्यूशन को परमिट करना, कोर्ट में तो काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी एक परमिशन लेनी पड़ेगी विड्रॉ करना ही नहीं करना, राइट। तो सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति देना और विड्रॉ की परमिशन वहां से लेना। और ग्रांटिंग लाइसेंस और सस्पेंशन कैंसिलेशन लाइसेंस ये तो आप समझते ही हैं। जैसे लाइसेंस हो गया, पिस्टल का लाइसेंस देना हो गया, या पटाखे की दुकान का लाइसेंस हो गया, कहीं पर फड़ लगाने का लाइसेंस हो गया, दुनिया भर की चीजें होती हैं। लाइसेंसिंग देना, लाइसेंस कैंसिल करना, सस्पेंड करना, ये सारे काम कौन से हो गए, एग्जीक्यूटिव नेचर के हो गए। तो ये सारे काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। तो दो सेक्शन 3 में देयर आर 2 क्लॉजेस, फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज। इट इज विद रिगार्ड टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रेंसेस, निर्देशों का अनुमान लगाना हो जहां पर। तो पहले वाले में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी लॉ में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखा हो, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा हो, तो उसको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पढ़ेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जुडिशियल लिखा हुआ नहीं था। तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जुडिशियल यूज करेंगे उसको। और ये भी किसी भी लॉ में था। सेकंड क्लॉज में आ गया था आपका फंक्शंस के अनुसार, और ये अदर देन बीएनएसएस में है। ये किसी भी लॉ में जो बीएनएस से अलग लॉ है उसमें फंक्शंस के बेसिस पर ये पता करना कि ये मजिस्ट्रेट के ये कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करेगा या इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। तो अगर वो फंक्शंस इस नेचर के हों, जैसे कि एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस हो गया, या फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन हो गया, लाइक पनिशमेंट, पेनल्टी, डिटेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। ग्रांटिंग लाइसेंस, विड्रॉइंग लाइसेंस, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस हो गया, या फिर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होगा, ओके, तो वो कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। मेरे ख्याल से मोर देन एनफ रिपीटेशन हो गया और सबको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि जुडिशियल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.